नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, यह है कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं पूजा मैम आप लोगों के लिए पेट 2023 मॉक टेस्ट हिंदी का लेकर आई हूँ। तो आज है टॉपिक लेखक एवं रचनाएं, यानी गद्य एवं पद की रचनाएं और उनके लेखक। तो चलिए मैं आज शुरू करती हूँ गद्य एवं पद में लेखक एवं रचनाओं के मॉक टेस्ट को। तो देखते हैं, पहला प्रश्न आपके सामने है, हिंदी की आदि जननी क्या है? तो हिंदी की आदि जननी हमारी संस्कृत है। संस्कृत जो है पाल प्राकृतिक भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंचती है, फिर अपभ्रंश अवहट से गुजरती है तो पुरानी या प्रारंभिक हिंदी का रूप ले लेती है। तो जो हमारी आदि जननी है वो है संस्कृत, यानी विकल्प बी इसका उत्तर सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य को कितने काल खंडों में विभक्त किया गया है, यानी विभाजित किया गया? कितने कालखंडों में? तो 4 कालखंडों में। तो इसके नामों को देख लेते हैं, वो 4 कालखंड कौन कौन से हैं। तो आदिकाल है, भक्तिकाल है, रीतिकाल है और आधुनिक काल है। अगला प्रश्न आपके सामने है, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से माना जाता है? तो हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः 1850 ईस्वी से माना जाता है, जो कि विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में, या फिर अपभ्रंश साहित्य में, या फिर अमीर खुसरो की पुस्तकों में, या फिर जयभट्ट के शिलालेख में? तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जयभट्ट के शिलालेख में मिला है, यानी विकल्प डी इसका उत्तर सही होगा। ये मिला है सर्वप्रथम प्रयोग इसका देवनागरी लिपि में उन्होंने ही किया था। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी, या फिर ब्राह्मी, या फिर देवनागरी, या फिर सौराष्ट्री? तो हिंदी भाषा लिखी जाती है देवनागरी लिपि में, यानी विकल्प बी सी इसका उत्तर सही होगा। पंजाबी गुरुमुखी में लिखी जाती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? सदल मिश्र ने, या श्रद्धाराम फिल्लौरी ने, या फिर लल्लू लाल ने, या फिर राजा राम मोहन राय ने? पंजाब में हिंदी का प्रचार श्रद्धाराम फिल्लौरी ने किया है, इसलिए विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? अपभ्रंश, पंजाबी, प्राकृत, या फिर संस्कृत? पंजाबी जो है प्राचीन भाषा नहीं है, इसलिए विकल्प बी इसका उत्तर सही होगा। प्राचीन भाषा है संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश प्राचीन भाषाएं ये सब होती हैं, जबकि पंजाबी नहीं है। अगले प्रश्न को देखते हैं, हिंदी की उपभाषा कौन सी नहीं है, ये बताना है आपको। तो हिंदी की उपभाषा कौन सी नहीं है? तो पूर्वी भी है, पश्चिमी भी है और पहाड़ी भी है, जबकि मालवी नहीं है। मालवी राजस्थानी की एक बोली है, ना कि एक उपभाषा है, इसलिए विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, पाल इन भाषाओं में प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो इसमें सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत है, यानी विकल्प डी उत्तर सही होगा इसका। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? तो आधुनिक काल भी है, भक्ति काल भी है, रीति काल भी है, संयुक्त काल नहीं होता है, इसलिए विकल्प डी उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है? तो हिंदी की उपभाषाओं की संख्या 5 होती है, इसलिए विकल्प ए उत्तर इसका सही। वो कौन सी 5 हैं? तो पहली पूर्वी हिंदी, दूसरी बिहारी हिंदी, तीसरी पहाड़ी हिंदी होती है, चौथी होती पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी राजस्थानी हिंदी है। तो याद रखिएगा, कोई भी एक इसमें से पूछ सकता है, इसलिए विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया? तो पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के काल है आदिकाल में लिखा गया है, जो चंद्रबरदाई द्वारा इसकी रचना हुई है, तो विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं? आदिकाल के हैं, या फिर भक्ति काल के, रीति काल के, या फिर आधुनिक काल? तो ये कबीर, तुलसी, सूर ये तीनों भक्ति काल के कवि हैं, यानी विकल्प बी उत्तर इसका सही है। अगले प्रश्न में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना या रचना संग्रह ब्रज भाषा में है? तो रामचरितमानस है, या फिर कबीर ग्रंथावली है, या फिर रसखान रचनावली है, या फिर पद्मावत?
तो रसखान रचनावली जो है ब्रज भाषा में संग्रहित है, यानी विकल्प सी उत्तर इसका सही है। जबकि रामचरितमानस ये सब इसमें है, अवधी भाषा में है। और कबीर ग्रंथावली पंचमेल खिचड़ी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल कौन सा है इसमें? तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, यानी विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस धातु से भाषा बनी है? यानी किस धातु से, भाषा किस धातु से प्रयोग हुई है? तो भास धातु से भाषा बनी है, यानी विकल्प बी उत्तर सही होगा। भाषा शब्द की जो उत्पत्ति है भास धातु से, इसमें आ प्रत्यय लगने से हो गया ये भाषा, इसलिए विकल्प बी उत्तर इसका सही है। अगला प्रश्न है, लिपि की आवश्यकता होती है किस लिए? तो लिपि की आवश्यकता होती है भाषा लिखने के लिए, इसलिए विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। इसे भाषा जो लिखी जाती है उसी को लिपि ही कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान हमको व्याकरण से होता है, यानी विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। इसलिए विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य जी, विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, सूरसागर के रचयिता कौन है? तो सूरसागर के रचयिता हैं सूरदास, यानी विकल्प डी उत्तर इसका सही होगा। इसी तरह भक्त काल के सगुण मार्गी कृष्ण काव्यधारा के कवि सूरदास जी की रचनाएं और भी हैं, ध्यान रखिएगा। सूरसागर, सूरसारावली एवं साहित्य लहरी, ये सब सूरदास के ही रचना है। आइए चलते अगले प्रश्न पे। रसखान कवि किस भाषा के कवि हैं? तो रसखान कवि ब्रज भाषा के कवि हैं, सगुण भक्ति धारा के हैं, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि भी माने जाते हैं रसखान, इसलिए विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि या कवित्री की हैं? असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अत तो बेल फैल गई आनंद फल होई। तो ये पंक्तियां किस कवित्री की हैं? तो ये है मीराबाई की पंक्तियां हैं, इसलिए विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? आपको इसमें से बताना कौन भक्तिकालीन कवि नहीं। तो बिहारी जी हैं जो भक्तिकालीन कवि नहीं है, बाकी कबीर, सूर, तुलसी ये तीनों लोग भक्तिकालीन कवि, इसलिए विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा। बिहारी जो रीतकाल के कवि हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्न में रीतकाल का कवि कौन है? तो इसमें से रीतकाल के कवि बिहारी हैं, विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। और बाकी जैसे जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत ये छायावाद काल के कवि हैं। अगला प्रश्न है, कवि भूषण किस काल के कवि हैं? तो कवि भूषण जो हैं रीतकाल के कवि हैं, इसलिए विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है? तो रत्नावली दोहा जो है संग्रह, इसमें से ना तो रत्नावली, ना बिहारी, ना तुलसीदास, ना रामानंद, ये है मुरलीधर चतुर्वेदी की रचना है। रत्नावली लघु दोहा संग्रह नाम से, ये जो गलत तरीके से प्रश्न पूछा गया है, इसका शुद्ध रूप रत्नावली लघु दोहा संग्रह या फिर दोहा रत्नावली, ये जो है मुरलीधर चतुर्वेदी की रचनाएं हैं। और दोहा रत्नावली तुलसीदास की पत्नी यानी रत्नावली द्वारा रचित मिली है, लेकिन इस तरह से गलत तरीके से पूछा गया, इसलिए और उनका नाम नहीं विकल्प में है, इसलिए ये प्रश्न गलत पूछ दिया गया, इसलिए आयोग ने इसको बाहर कर दिया है इस प्रश्न को। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? रामचरितमानस है, गीतावली भी है, श्री कृष्ण गीतावली भी है, भक्तमाल इनकी नहीं है। भक्तमाल है तुलसीदास की रचना नहीं है, बल्कि नाभादास की रचना है, इसलिए विकल्प डी उत्तर इसका सही होगा। आइए चलते अगले प्रश्न पे। हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी,
प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से हैं? तो ये सभी कवि जो हैं उत्तर प्रदेश से हैं, यानी विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? यानी कबीर किस भक्ति शाखा के कवि हैं? तो कबीर निर्गुण भक्ति शाखा के कवि हैं, यानी विकल्प डी उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, कबीर दास की भाषा कौन सी थी? तो कबीर दास की भाषा सधुक्कड़ी थी, विकल्प डी उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, कबीर दास की भाषा कौन सी है? तो कबीर दास की भाषा पंचमेल खिचड़ी नाम से भी जानी जाती है। तो इस तरह सधुक्कड़ी भी पूछ सकता है, पंचमेल खिचड़ी भी दे सकता है। तो आपको जो विकल्प में मिले दोनों में से, तो आप उस पर प्रश्न को आंसर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दोहा किसका है? माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुख माय, मनुआ तो चहुदिस फिरे यह तो सुमिरन नाय। तो यह लाइन किसकी है, यानी यह दोहा किसका है? तो यह है कबीर दास का, यानी विकल्प ये उत्तर इसका सही है। अगला प्रश्न है, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाड़े कोई, दर्द की मारी बन बन डोलू वैद मिलो नहीं कोई। यह पंक्तियाँ किसकी हैं? तो यह पंक्तियाँ हैं मीराबाई की, यानी विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र जो है उदंत मार्तंड है, यानी विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। जो प्रकाशित हुआ, जो पंडित जुगल किशोर ने इसको प्रकाशित किया, पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने। इसका प्रकाशन कलकत्ता से 30 मई 1826 को साप्ताहिक पत्र के रूप में प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? इसमें से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार नामवर सिंह को दिया गया है, जो 1971 में दिया गया है। उनकी कविता थी कविता के नए प्रतिमान, इस रचना पे उनको मिला था, इसलिए विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से संबंधित है, यानी सभी भाषाओं में जो भी रचनाएं होती हैं उसको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, इसलिए विकल्प डी उत्तर इसका सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मधुशाला के लेखक कौन है? तो मधुशाला के लेखक हरिवंश राय बच्चन जी हैं, इसलिए विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। इनकी और भी रचनाएं मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, 10 द्वार से सोपान तक, नीड़ का निर्माण, फिर क्या भूलूं के याद करूं, ये सब इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, जूही की कली कविता के कवि कौन हैं? तो जूही की कली कविता के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, यानी विकल्प ए उत्तर इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? इसमें कायाकल्प भी इनका है, कर्मभूमि भी इनका है, रंगभूमि भी इनका, ध्रुव स्वामिनी इनकी नहीं है, इसलिए विकल्प डी उत्तर इसका सही होगा। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की है। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है? तो इनकी रचना कौन कौन सी है, कौन नहीं है? तो पूस की रात इन्हीं की है, ईदगाह भी प्रेमचंद की है, दो बैलों की कथा भी प्रेमचंद की है, ताई कहानी जो है इनकी नहीं है, इसलिए विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। यह विश्वंभर नाथ कौशिक की रचना है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है? इसमें अष्टछाप का कवि कौन सा है? तो इसमें सूरदास जी अष्टछाप के कवि हैं, इसलिए विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को, छंद शास्त्र के आदि प्रणेता थे, यानी इसमें छंद शास्त्र के कौन प्रणेता हैं? तो पिंगल ऋषि हैं, यानी विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रचनाकार और रचना का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें से कौन सा सही नहीं है आपको बताना। तुलसी रामचरितमानस ये सही है, कुतुबन मृगावत, ये जायसी पद्मावत, मंझन चित्रावली, बी और डी दोनों सही नहीं हैं। कुतुबन का मृगावत, कुतुबन की जो है रचना है मृगावती है, यहाँ गलत लिखा गया है इसलिए गलत है ये, मृगावती कुतुबन की सही रचना मृगावती है। मंझन की रचना मधुमालती और उस्मान की रचना चित्रावली जो उस्मान की रचना है, इसलिए बी और डी दोनों सही हैं, गलत हैं। अगला प्रश्न है, कछुआ धर्म और मारे सिमोह कुठाव
किसकी रचना है? तो ये दोनों रचनाएं हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। ये था आज का वीडियो, गद्य एवं पद्य की रचनाएं और लेखक। फिर मिलूंगी मैं अगली वीडियो के साथ आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार।